दोस्तों, अगर आप इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं हिंदी के सेंटेंस के माध्यम से, तो फिर ये वीडियो आप देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं विक्की की पाठशाला, जिसमें मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, पहले मैं ये आपको बता देता हूं। तो पहली स्लाइड में हम देखेंगे कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसको कैसे पहचाना जाता है और उसके रूल्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी जो इस टेंस को सीखने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और अंत में दोस्तों मैं आपको दूंगा एक होमवर्क जो आपको करके रखना है, और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। देखिए, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आखिर होता क्या है, जब तक आप इसको पहचानना और इसको रूल का प्रयोग कैसे करेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर टेंस क्या होता है। बहुत ही सिंपल, टेंस एक ऐसी व्याकरण की विधा है, यानी एक ऐसा तरीका है जिसमें कर्ता के कार्य को उसकी अवस्था के साथ दिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कार चला रहा हूं, तो कार चलाना एक कार्य है और हूं बता रहा है कि ये वर्तमान में हो रहा है। ऐसे अगर कहूं कि मैं कार चला रहा था, तो वही चलाने का काम क्या हो गया, भूतकाल में हो गया। और अगर इसी टेंस को मैं ऐसे कहूं कि मैं कार चला रहा हूंगा, तो ये हो जाएगा भविष्यकाल। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि टेंस कुछ नहीं है सिवाय कर्ता के कार्य को उसकी अवस्था के साथ जो भी दर्शाता है उसे ही हम टेंस कहते हैं। अब बात करते हैं हम कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि टेंस क्या है। इसके अंतर्गत कर्ता के कार्य को उसकी अवस्था के साथ दिखाया जाता है। अगर उसी कर्ता के कार्य को समाप्ति या फिर पूर्ण होने का बोध हो, यानी पूर्णता दिखाई जाए, तो उसे ही दोस्तों हम परफेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, मैं कार चला चुका हूं, मैंने कहा मैं कार चला चुका हूं, तो कार चलाने की जो क्रिया थी उसकी क्या हो गई, वो पूर्ण हो गई, यानी समाप्त हो गई। तो बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, क्योंकि इसमें कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें पूर्णता दिखाई जाती है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों हम ये बात करते हैं कि इसको कैसे पहचानेंगे। तो बहुत ही सिंपल, यहां पे अगर क्रिया के बाद चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूं या फिर चुकी हूं, इनमें से कोई भी शब्द आता है तो दोस्तों ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट दोस्तों मैंने अधिकतर देखा है कि वर्तमान यानी डेली लाइफ में हम कभी भी चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं बोलते हैं। इसलिए जो विद्यार्थी होते हैं इसे अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको एक स्पेशल चीज बताऊंगा जिससे आप इसको अपने दैनिक जीवन में यानी डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसकी जो वास्तव में जो पहचान होती है वो ये है कि आ से लेकर आना खाली तक की कोई भी मात्राएं हो सकती हैं या उनके मूल रूप हो सकते हैं, और साथ में दोस्तों होता है। ये कैसे, अभी मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, पहले हम इन सेंटेंस को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो सेंटेंस है, राम किताबें खरीद चुका है। तो सबसे पहले जब हम एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि कर्ता क्रिया क्रम को ढूंढना। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, उसकी क्रिया को ध्यान से देखते हैं और ये देखते हैं कि 12 टेंस में से ये कौन सा टेंस है, यानी 12 जो टेंस के प्रकार हैं उनमें से ये कौन सा है। और तीसरे स्टेप में दोस्तों हम क्या करते हैं, उसका रूल देखते हैं और रूल के अकॉर्डिंग हम उसे बनाने लगते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो हमें कर्ता क्रिया क्रम ढूंढना है। कर्ता कौन होता है, जो कार्य करता है। ढूंढने के दो शब्द होते हैं, कौन और किसने। कौन किताबें खरीद चुका है, तो आंसर क्या आएगा, राम। तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सिंपल सी बात। अब कर्म, कर्म कैसे ढूंढते हैं, क्या, किसको और कहां से।
क्या किसको कहां से? सबसे पहले हम बोलते हैं क्या, राम क्या खरीद चुका है? तो आंसर आएगा किताबें। हमारा आ गया किताबें ऑब्जेक्ट हैं। अब खरीदना, खरीदने के लिए हमें शरीर के अंगों का क्या करना पड़ता है, मतलब गतिविधि करनी पड़ती है। तो खरीदना हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई दोस्तों, एक एक्टिविटी है ये। और जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन्हें ही दोस्तों हम क्रिया कहते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें शरीर के अंगों का प्रयोग करना पड़े, वही दोस्तों हमारा क्या होता है, कार्य होता है। जैसा भी मैं वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो बनाने के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है, मुझे देखना पड़ रहा है। तो ये देखना और बोलना क्या है, क्रिया है दोस्तों। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो देखिए, सब्जेक्ट ढूंढा, ऑब्जेक्ट ढूंढा, वर्ब ढूंढी। अब देखिए वर्ब, खरीदना का मूल रूप क्या है, खरीदना। इस ना की जगह पे क्या आ रहा है, चुका है, जो कि हमें साफ साफ बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए राम इस वाक्य का क्या है, करता है। राम के द्वारा जो काम करना था, जो खरीदने का, वो क्या हो गया, पूरा हो चुका है। तभी इसे क्या जाता है, कहा जाता है पूर्ण। पूर्ण वर्तमान काल, यानी कर्ता के द्वारा जो कार्य होता है वो पूर्ण हो चुका होता है, यानी समाप्त हो चुका होता है। अब दोस्तों हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब भी ढूंढ ली, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया हमने, भाई हमने उसकी पहचान भी कर ली। अब हमें इसे बनाना है। तो हम सबसे पहले, ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नहीं नहीं है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। नंबर 1 में हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, राम। राम को हम कैसे लिखेंगे, RAM, राम लिखा। अब राम के बाद क्या है, हैज और हैव में से किसी एक का प्रयोग करना है। इसके लिए मैं ले चलता हूं आपको अगली स्लाइड पे, क्योंकि यहां पे मैंने इंपॉर्टेंट बातें बता रखी हैं। तो दोस्तों अगर जो हमारा हैज है, हैज किन किन के साथ चलेगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। हैव लगेगा हमारा I, we, you, they और प्लूरल नाउन के साथ। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि परफेक्ट जो टेंस होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तीनों परफेक्ट में हमेशा वर्ब की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ये बात आपने बहुत ज्यादा ध्यान से समझनी है मेरी। अब हम पीछे चलते हैं। हमें ये पता लग गया राम क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज का। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, इसे समझना। तो हम लिखेंगे हैज। तो देखिए दूसरे स्टेप में हमें लिखना है हैज और हैव में से कोई एक। फिर तीसरे नंबर पे हमें क्या लिखना है, रूल में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो खरीदने को बोलते हैं बाय, उसकी सेकंड फॉर्म होती है बाउट और थर्ड फॉर्म होती है बाउट। तो थर्ड फॉर्म हमारी है बाउट। तो मैंने लिखा राम हैज बाउट, राम हैज बाउट। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारी, किताबें। क्या है दोस्तों, किताबें। तो बहुवचन में तो हम इसलिए क्या लिखेंगे, बुक्स। हम क्या लिखेंगे, बुक्स। तो सेंटेंस हमारा बनके तैयार है। आप देख सकते हैं राम हैज बाउट बुक्स। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको कर्ता क्रिया कर्म छाटना आता है, आपको पहचान करनी आती है और आपको रूल पता है, तो आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दोगे। यही ग्रामर है दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी समझते हैं या बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की कोई वैल्यू नहीं है बोलने के लिए। हाँ मैं मानता हूं बोलने के लिए कोई वैल्यू नहीं है, बट दोस्तों अगर आप शुद्ध लिखना चाहते हो तो आपको ग्रामर आनी चाहिए। ग्रामर आपकी स्पीकिंग को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी। और ये मेरा दावे से, जिस व्यक्ति को ग्रामर आती है वो कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसको क्लियर कर जाते हैं दोस्तों। तो ग्रामर आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। तो भाई हमने पहला सेंटेंस तो बना लिया। अब मैं ये कह रहा था कि इसे हम डे टू डे लाइफ में, यानी अपनी सामान्य जीवन में हम कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं कि राम किताबें खरीद चुका है। हम इसको कहते हैं राम ने किताबें खरीद ली है। हम बोलते हैं राम ने किताबें खरीद ली है। ली है पे ध्यान दीजिए, राम ने किताबें खरीद ली है। ली, ला पे किसकी मात्रा है, बड़ी की मात्रा, और बाद में क्या है।
तो आप कभी भी चुका चुकी चुके की तरह इस्तेमाल नहीं करते हो, बट आप इसकी एक दूसरी पहचान भी ध्यान दीजिए जो मैंने आपको बताई। आ से लेकर आना खाली के बाद है होता है, या तो आ से लेकर आना खाली तक के मूल रूप आते हैं या फिर उनके मात्रा रूप आते हैं, और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों उनके बाद है जरूर आता है, ये बात आपने ध्यान देनी है। जैसे मैं इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकता हूं, हम मैच जीत चुके हैं। ऐसा बोलने से हम बोल सकते हैं इसको, हमने मैच जीत लिया है, हम ऐसे ही बोलते हैं। जैसे नेक्स्ट है, लड़के मैदान में फुटबॉल खेल चुके हैं। ऐसा नहीं बोलते हम बोलते हैं लड़कों ने मैदान में फुटबॉल खेल लिया है, दिया है, इस तरीके के शब्द आते हैं। तो ये बात मैंने आपको समझाई, क्योंकि ताकि आप इसे अपने डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल कर पाए। तो हमारा दूसरा सेंटेंस बना के दिखाते हैं। भाई हम मैच जीत चुके हैं, कौन मैच जीत चुका है? हम क्या जीत चुके हैं? मैच। जीतना क्या है? वर्ब है। अब चूक है, जीतना, ना की जगह पे क्या आ रहा है? चुके हैं, जो कि हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लियर है? अब इसको बनाने के लिए हमको क्या लिखते हैं? इंग्लिश में वी लिखते हैं। अब वी के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। मैंने पिछली स्लाइड में ये बात बता रखी है, अगली स्लाइड में। तो हमने लिखा वी हैव, अब मैच वी हैव। अब देखो, पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, तीसरे नंबर पे हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जीतने को बोलते हैं दोस्तों विन। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वन और थर्ड फॉर्म भी होती है वन। तो हमने लिख दिया वन, बहुत ही सिंपल। अब जरा देखिए मैच को हम क्या लिखेंगे? मैच ही लिखेंगे। अगर आप चाहें सुनाने वाले के लिए, किसी को आप सुनाना चाहते हैं कि हमने मैच जीत लिया है, इस पे जोर देना चाहते हैं, तो आप आगे आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं जो कि है द। वी हैव वन द मैच। आर्टिकल द का प्रयोग आप क्या करते हैं? किसी भी सेंटेंस में कोई भी पर्टिकुलर जो वर्ड होता है उस पे जोर देने के लिए भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों द का प्रयोग, या इसे हम दा भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। क्लियर है? अब दूसरा सेंटेंस भी क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं, अब बनाते हैं तीसरा सेंटेंस। लड़के मैदान में फुटबॉल खेल चुके हैं। कौन मैदान में फुटबॉल खेल चुके हैं? लड़के। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। लड़के मैदान में क्या खेल चुके हैं? याद रखें आप, हमेशा ऑब्जेक्ट ढूंढोगे आप तो क्या से ही ढूंढें आप। पहले क्या से ना मिले तो किसको से ढूंढे, क्या और किसको दोनों से नहीं मिलने पर ही कहां का प्रयोग करें, ये बात आप सबसे ज्यादा ध्यान दें। तो लड़के मैदान में क्या खेल चुके हैं? फुटबॉल। हमारा ऑब्जेक्ट आ गया फुटबॉल। खेलना एक एक्टिविटी है, तो ये हमारी क्या होगी? एक क्रिया होगी। खेलना का मूल रूप में क्या रखा है? चुके हैं। सिंपल। अब लड़के क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, हमने पहले नंबर पे लिख दिया सब्जेक्ट, जो कि है बॉयज। अब बॉयज इज ए प्लूरल नाउन, यानी बहुवचन है तो हम क्या लगाएंगे? हैव। सिंपल। अगर ए बॉय होता तो क्या आता? हैज आता। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, खेलने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड और थर्ड फॉर्म भी होती है प्लेट। तो बॉयज हैव प्लेड। अब देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। तो हम क्या लिख सकते हैं? फुटबॉल। हमने लिखा फुटबॉल। अगर आप कोई आर्टिकल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप द का प्रयोग कर सकते हैं जोर डालने के लिए। बॉयज हैव प्लेड द फुटबॉल। अब मैदान में, अब देखिए दोस्तों, ये जो में है ना, ये मैदान में, ये एक्स्ट्रा है इस सेंटेंस का। अब मैं क्या है? हमारी प्रेपोजिशन। मैं क्या है? हमारी प्रेपोजिशन। और मैदान क्या है? हमारा नाउन। मैदान क्या है? हमारा नाउन। तो यानी मैदान हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं के लिए हमारा इन भी आता है, एट भी आता है और इनटू भी आता है। छोटे स्थानों के लिए हम एट लगाते हैं, बड़े बड़े स्थानों के लिए हम इन लगाते हैं। और जब कोई चीज एक चीज से दूसरी चीज में प्रवेश करती है गति के साथ, तब हम इनटू लगाते हैं। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको समझा दी। तो बॉयज हैव प्लेड द फुटबॉल एट द ग्राउंड। अब आप सोच रहे हो कि मैंने द क्यों लगा दिया? ताकि मैं सुनाने वाले पे जोर देना चाहता था कि लड़के मैदान में फुटबॉल खेल चुके हैं। तो मेरा ध्यान था फुटबॉल पे जोर देना और मैदान पे, सुनाने वाले के लिए जो लिसनर था। तो मैंने ये तीनों सेंटेंस बना दिए। अब बनाते हैं हम चौथा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस है, वे भारत
वह भारत जा चुके हैं, ये मैं नहीं आएगा दोस्तों, वह भारत जा चुके हैं। अब देखिए वह एक व्यक्ति के लिए, वह के लिए अगर वो लड़का है तो क्या होता है ही, लड़की है तो क्या होता है शी, और लड़का लड़की छोड़कर अगर कोई होता है तो इट। बट एक से ज्यादा के लिए, भले वो लड़के हों लड़कियां हों या फिर वो कोई भी हो, एक से ज्यादा हो, तो हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हमारा पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल होता है दे। क्या है दोस्तों? दे। तो दे के साथ हमारा क्या आएगा? हैव आएगा। मैंने लिखा दे हैव, मैंने क्या लिखा? दे हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने को हम क्या बोलते हैं? गो, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। पर यहां पे हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? गॉन। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने एक कंफ्यूजन होगी कि हमेशा कम और गो के बाद टू आता है, क्यों आता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए दोस्तों, अगर जाने और आने के बाद हमारा जो क्रिया होती है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जहां पे वो कोई जा रहा है या आ रहा है, वो अगर वेल डिफाइंड होता है, यानी उसके बारे में पूरी जानकारी होती है, तो हमें टू लगाना होता है। और टू हमारा क्या है? प्रेपोजिशन है, यानी संबंध बोधक है। तो दे हैव गॉन टू इंडिया, इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए आई कैपिटल लगाएंगे। तो मैंने लिखा दे हैव गॉन टू इंडिया। तो देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट था भारत, क्योंकि वह कहां जाते हैं? भारत जाते हैं। वह क्या जाते हैं, वह किसको जाते हैं, दोनों से नहीं मिला था, तभी दोस्तों मैंने कहां का प्रयोग किया? जो मुझे भारत मिला। तो क्लियर है, बहुत ही सिंपल, दे हैव गॉन टू इंडिया। क्लियर, बहुत ही सिंपल सी बात। अब लास्ट सेंटेंस बनाते हैं। भाई सिंपल सी बात कि मैं तुम्हारे लिए पैसे भेज चुका हूं। कौन तुम्हारे लिए पैसे भेज चुका है? मैं तुम्हारे लिए क्या भेज चुका हूं? पैसे। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। भेजना हमारी क्या है? क्रिया। चुका हूं जो कि बता रहा है हमें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब दोस्तों तुम्हारे लिए ये क्या हो गया? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी एक्स्ट्रा है। के लिए का मतलब होता है प्रीपोजिशन, तुम्हारा है हमारा एक तरीके का प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन, यानी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी पार्ट ऑफ द सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे? आई। आई के साथ क्या इस्तेमाल होता है? हैव होता है। बहुत ही सिंपल सी बात, आई हैव लिखा हमने। अब दोस्तों देखिए, भेजने को हम बोलते हैं सेंड। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सेंड, डी आता है, बट सेकंड और थर्ड फॉर्म में हो जाता है टी, जिसे बोलते हैं सेंट। तो आई हैव सेंट। अब पैसे को हम बोलते हैं मनी, आई हैव सेंट मनी। तो ये तो हमारा बन गया, हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हैज और हैव में से कोई एक लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब एक्स्ट्रा में के तुम्हारे लिए, लिए के लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर, जो कि एक प्रीपोजिशन है। सिंपल सी बात। अब तुम्हारे, यहां पे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्टिव केस में हमारा क्या आता है? यू आता है। तो देखिए मैंने लिख दिया आई हैव सेंट मनी फॉर यू। तो ये पांचों सेंटेंस मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आए। अगर आपको ये समझ में आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें। जो भी बच्चे और खासकर जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको तो जरूर करें, ताकि उनको भी कुछ आए और वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और यहां पे आप देख रहे हैं कि इसका नेगेटिव बनाना और इंटरोगेटिव बनाने के बारे में मैं आपको तीसरी स्लाइड में समझाता हूं। देखिए यहां पे मैंने तीनों प्रकार के सेंटेंस लिख रखे। तो देखिए, राम किताबें खरीद चुका है, जो अभी मैंने बताया। राम किताबें नहीं खरीद चुका है। क्या राम किताबें खरीद चुका है? तो देखिए, सिंपल का रूल मैंने अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट लिखना है, हैज और हैव में से कोई एक लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, ऑब्जेक्ट लिखना है और एक्स्ट्रा लिखना है। बट दोस्तों, जब हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं या फिर इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं, तो हमें एक बात याद रखनी है कि फर्स्ट स्टेटिव वर्ब, यानी पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लिखना होता है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो उसी हेल्पिंग वर्ब, यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को या स्टेटिव वर्ब को हमने सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है। तो देखिए, इसका जो रूल बन जाएगा वो बन जाएगा कुछ इस तरीके से कि हैज और हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम लगा देंगे नॉट।
यानी आप यहां पे देखें तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आ रहा है, जिससे वो नेगेटिव बन जाएगा। और इसी हेल्पिंग वर्ब को अगर हम पहले लिख देते हैं सब्जेक्ट से और बाकी सेम सेंटेंस का ऑर्डर रहने देते हैं और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन लगा देते हैं, तो ये बन जाता है इंटरोगेटिव। बना के दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, मैंने इसको अभी आपको बना के दिखाया था कि राम हैज बाउट बुक्स। अब इसको मुझे नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने का एक सिंपल सा लॉजिक आप समझें कि पहली स्टेटिव वर्ब जो कि आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताती है। एक्शन वर्ब जो सब्जेक्ट के, देखिए बहुत ही सिंपल, स्टेटिव वर्ब कौन सी होती है? जो कर्ता के स्टेट को बताती है कि वो जो कार्य हुआ है वो वर्तमान में हुआ है, भूतकाल में हुआ है, भविष्यकाल में हुआ है। एक्शन वर्ब आपने याद रखना है कि स्टेटिव वर्ब के बाद, फर्स्ट स्टेटिव वर्ब के बाद आपने नॉट लिखना होता है पूरी ग्रामर में। यहां पे ही नहीं, किसी भी सेंटेंस को अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो राम हैज नॉट बाउट बुक्स। तो देखिए कितना इजी है। हमें रूल को रट्टा नहीं मानना है, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है। हमें यह बात समझनी है कि अगर हम किसी सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना चाहते हैं तो वी नीड पुट नॉट आफ्टर द फर्स्ट स्टेटिव वर्ब एंड दैट सेंटेंस चेंज इनटू नेगेटिव, है ना। यही बात आपने याद रखनी है कि किसी भी सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें फर्स्ट स्टेटिव वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है, यानी पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना होता है। और इंटरोगेटिव में हमें क्या करना होता है? इसी जो देखिए, इसके बाद अगर मैंने नॉट लिखा तो ये हो गया नेगेटिव, और इसी को अगर मैं सब्जेक्ट से पहले कर दूं तो ये हो जाएगा इंटरोगेटिव। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? हैज राम बाउट बुक्स, और लास्ट में लिख दूंगा क्वेश्चन मार्क। राम किताबें खरीद, इसको अगर मैं डे टू डे लाइफ में बोलूं तो कैसे बोलूंगा? राम ने किताबें खरीद ली है, राम ने किताबें नहीं खरीदी है। क्या राम ने किताबें खरीद ली है वर्ड पे ध्यान दीजिए, है तो वर्तमान है। हम कभी भी चुके का प्रयोग नहीं करते हैं, तो मैंने आपको दोनों ही बातें बता दी है। अब देखिए, इसको मैंने आपको पीछे बना के दिखाया कि वी हैव वन द मैच। अब इस सेंटेंस को मुझे क्या करना है? नेगेटिव बनाना है और इंटरोगेटिव। तो मेरा टारगेट है यहां पे, देखिए ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम नॉट लगाएंगे तो बन जाएगा नेगेटिव, और इसी से पहले अगर हम इसको सब्जेक्ट से पहले कर देंगे तो बन जाएगा इंटरोगेटिव। तो रट्टा ना मारे, समझने की बात करें, क्योंकि पूरी ग्रामर में ये चीज लागू होती है। तो देखिए, वी हैव नॉट वॉन दी मैच। हमने मैच नहीं जीत लिया है ऐसे बोलेंगे। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या कहेंगे? हैव वी वॉन दी मैच। क्या हमने मैच जीत लिया है? क्या हमने मैच जीत लिया है? चुके का हम प्रयोग नहीं करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, इसलिए दोस्तों मैंने आपको दोनों ही बातें बताने की कोशिश की हैं। अब तीसरे सेंटेंस को मैंने कैसे बना के दिखाया आपको? मैंने लिखा बॉयज के साथ क्या आएगा? हैव। बॉयज हैव प्लेड फुटबॉल। मैंने क्या लिखा? बॉयज हैव प्लेड फुटबॉल, द फुटबॉल इन द ग्राउंड। मैं इन द ग्राउंड नहीं लिख रहा हूं, स्पेस नहीं है। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाना है? आपको ये बात समझ आई गई है? हमें सबसे पहले क्या लिखना है? बॉयज, फिर क्या लिखना है? हैव के बाद क्या आना चाहिए? नॉट, और फिर क्या लिखेंगे? प्लेड। यानी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बाकी सेम सेंटेंस हमें लिखना है, यानी फर्स्ट स्टेटिव वर्ब के बाद नॉट लगाने से बन जाता है नेगेटिव, और उसी फर्स्ट स्टेटिव वर्ब को अगर हम पहले लिख दे सब्जेक्ट से तो भैया वो बन जाता है इंटरोगेटिव। यानी हैव बॉयज, मैंने लिखा हैव बॉयज प्लेड फुटबॉल, बाकी सेम सेंटेंस। अब जरा देखिए इसको, भाई वह भारत जा चुके हैं या वह भारत चले गए हैं, हम ऐसा बोलेंगे।
चले गए हैं, है वर्ड जरूर आएगा। तो हमने लिखा दे हैव गॉन टू इंडिया। याद रखना टू तभी आता है जब जाने की और आने की जो जगह होती है उसके बारे में पूरी जानकारी होती है, यानी वो वेल डिफाइंड होती है। अगर वह वहां चले गए, वह यहां आ गए, यहां वहां के साथ कभी भी नहीं आएगा, फिर टू नहीं आता है, इस बात को आप ध्यान दें। तो दे हैव गॉन टू इंडिया, नेगेटिव बनाना है तो बहुत ही सिंपल, दे हैव नॉट गॉन टू इंडिया, वह भारत नहीं जा चुके हैं या वह भारत नहीं गए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इंटरोगेटिव बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे, हैव दे, क्या लिखेंगे, हैव दे गॉन टू इंडिया। हैव दे गॉन टू इंडिया मतलब क्या वे भारत जा चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर सब्जेक्ट आपने मेन टारगेट किसको रखा, फर्स्ट स्टेटिव वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा तो बन जाएगा नेगेटिव, और इसी फर्स्ट स्टेटिव वर्ब को अगर हम सब्जेक्ट से पहले लिख दें तो बन जाएगा इंटरोगेटिव। तो बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों। इसको मैंने कैसे बना के दिखाया, आई हैव सेंट मनी फॉर यू, मैंने बना के दिखाया आपको। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल, आई हैव नॉट सेंट मनी फॉर यू। क्लियर। इंटरोगेटिव बनाना है तो बहुत ही सिंपल, हैव आई, क्या लिख देंगे, हैव आई सेंट मनी फॉर यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों मैंने यहां पे आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाने की कोशिश किया है कि हाउ वी कैन चेंज ए सिंपल सेंटेंस इनटू नेगेटिव एज वेल एज इंटरोगेटिव। तो मैं दोबारा से एक बार ये कहना चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट स्टेटिव वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं तो वो जो सिंपल सेंटेंस होता है वो नेगेटिव बन जाता है, और अगर हम उसी स्टेटिव वर्ब को अगर सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं तो वो इंटरोगेटिव बन जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब दोस्तों मैं आपके लिए एक होमवर्क देना चाहता हूं। यहाँ पे मैंने एक ही सेंटेंस, जैसे सुनीता चावल बनाती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सुनीता चावल बना रही है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, सुनीता चावल बना चुकी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इन तीनों सेंटेंस को एक ही, देखिए सुनीता तीनों में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तीनों में सुनीता चावल है, और बनाना तीनों में वर्ब है, बट सिर्फ बनाना की जगह पे ती है आ गया तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, रही है आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, और चुका है आ गया, चुकी है आ गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सीखना चाहते हैं और बेसिक को भी समझना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहला वीडियो था मेरा टेंस का, उसको जरूर देखें और मेरे सारे वीडियोस को देखें और इस होमवर्क को कंप्लीट करें, मेरे साथ जुड़ जाएं दोस्तों। मैं आपको 100% जो ग्रामर है आपको मैं सिखा दूंगा आपके लेवल से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।